मैं राजनीति में एमएलए एमपी बनने नहीं आया। मुझे मंत्री बनना है, बनकर लूटना नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, मुझे पैसे नहीं कमाने। अगर मुझे एमपी एमएलए बनना होता तो उसके लिए इस तरह के प्रयास की जरूरत नहीं है। इतनी बात तो आप भी समझ रही हैं। तो जब मेरा लक्ष्य ही नहीं है एमपी एमएलए बनना, मेरा लक्ष्य ही दूसरा है। सीएम बनना है लक्ष्य? बिल्कुल नहीं है। मेरा लक्ष्य है बिहार को बदलना, जो मैं रोज बताता हूं। मेरा सपना है कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखूं जहां दूसरे राज्यों से लोग आकर नौकरी और मजदूरी कर रहे हों, तब मैं मानूंगा कि बिहार में विकास हो गया। प्रशांत किशोर एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, अफसर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, शराब बालू जमीन के माफिया नहीं है। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, तो पैसा कहां और किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। फिर कहां से पैसा आ रहा है? पैसा प्रशांत किशोर को सरस्वती से आ रहा है। शारीरिक तौर पर नीतीश जी थक गए हैं और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में इस साल के अंत में यहाँ के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में अपनी दावेदारी की आगाज करने के लिए प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान में। क्या प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज को वो कामयाबी मिलेगी जो वो पाना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर वो बदलाव कर पाएंगे या उस बदलाव की शुरुआत कर पाएंगे बिहार में जो वो करना चाहते हैं, जिस सपना को लेकर वो आगे बढ़े हैं? ये सारे सवाल हम सीधे प्रशांत किशोर से ही करेंगे। प्रशांत, क्योंकि वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं एबीपी के प्लेटफॉर्म पे, तो प्रशांत, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर आप अभी आज अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? मैं आने वाले चुनाव में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष देखता हूँ। पहली बार पिछले 25-30 सालों में बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष आपको दिखेगा। करीब करीब हर सीट पर, जहाँ पर सीधा मुकाबला जनसुराज, एनडीए और राजद के गठबंधन। तो ट्रायंगुलर फाइट है? ट्रायंगुलर फाइट होगा। ट्रायंगुलर फाइट है, बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट होगा। ओके। और ये पहली बार हो रहा होगा पिछले 30-35 सालों में, क्योंकि पिछले 30-35 सालों में यहाँ पर दो ध्रुवीय राजनीति रही है, और जहाँ पर पॉजिटिव वोटिंग के मुकाबले ज़्यादातर नेगेटिव वोटिंग होती है, जहाँ लोग लालू के डर से भाजपा को और नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं जी। वो पूरा समीकरण इस बार आपको बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब एक तीसरा प्लेयर, एक तीसरी पार्टी, एक तीसरा विकल्प लोगों के सामने है, जिसका नाम है जनसुराज। अच्छा, तो प्रशांत, आप ये रैली जो कर रहे हैं, आप अपने आप को तीसरा विकल्प मान रहे हैं। लोग 2-3 बातें कह रहे हैं और मैं बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। मैंने अपने आप को तीसरा विकल्प नहीं कहा। मैंने कहा लड़ाई त्रिकोणीय है। कौन तीसरा विकल्प है ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, आप हैं ना, 1, 2, 3 में तो आप बिल्कुल। आप तो बिहार में कहीं जाइएगा तो लोग यही बताएंगे कि मुकाबला जो है वो इस बार आरजेडी, इंडिया और जनसुराज के बीच में। ठीक है, आप की रैली जो हो रही है, आप उसको बिहार में बदलाव लाने की रैली बता रहे हैं लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि चलो बदलाव करने के लिए निकले होंगे प्रशांत किशोर, लेकिन यहाँ लड़ाई तो नीतीश कुमार के सुशासन और लालू यादव के जंगल राज के बीच में है। तीसरा मैदान में कोई है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? पहली बात कि जो रैली का नाम है, जो सभा है कल, बदलाव, बिहार बदलाव रैली, वो इसलिए है कि 2 साल जब मैंने पदयात्रा की, 5000 से ज़्यादा गांव में गया दल बनने से पहले, तो जो सबसे ज़्यादा शब्द मैंने सुना वो है बदलाव। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात घर घर, गांव गांव, हर इलाके, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड में मैंने सुनी। चाहे आप राजद के समर्थक हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, जदयू के समर्थक हैं, हर व्यक्ति यहाँ बदलाव चाहता है। बदलाव होना चाहिए, लोग नया कुछ चाहते हैं। अब वो नया जनसुराज है कि नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर मेजॉरिटी बदलाव चाहता है, और ये आंकड़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी सर्वे करके बिहार में देख ले और ये सवाल पूछे कि क्या बिहार में आप बदलाव चाहते हैं, तो करीब करीब 60% से ज़्यादा लोग ये आपको बताएंगे कि हाँ, बिहार में बदलाव होना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पर लड़ाई, तो लोग बता रहे हैं कि लालू जी के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में है। बिल्कुल ये होती थी जब नीतीश का सुशासन था, सो कॉल्ड, तब लड़ाई जंगल राज, लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन के बीच में होती थी। आज के तारीख में
लड़ाई जो है वो लालू जी के जंगल राज जो अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश का जंगल राज जो अधिकारियों का जंगल राज है, और जनता का सुंदर राज जनसुराज के बीच में है। तो लड़ाई अभी नीतीश अपराधियों वाला जंगल राज चाहिए, अधिकारियों का जो अभी जंगल राज चल रहा है ये चाहिए, या जनता का राज चाहिए, इस पर लड़ाई है। अच्छा। और आपको ये कौन बता रहा है कि नीतीश का सुशासन है? मुझे नहीं पता है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछले 19-20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जी। बीच में अगर 1 साल का अवधि छोड़ दें, जब मांझी जी मुख्यमंत्री थे, लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं जी। बिहार विकास के सभी मानकों पर करीब करीब सबसे निचले स्तर पर। प्रशांत, आप ही तो थे साथ नीतीश जी के, इतने समय आपने ये आपने फिर आप गलत बात, पिछली बार भी आपने ये सवाल किया था, पिछली बार भी मैंने ये जवाब दिया, और पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूं लोगों को, फिर से सुन लीजिए। नीतीश कुमार की मदद मैंने 2015 में की थी। अगर मैंने 2015 में नीतीश की मदद न की होती तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस समय नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी खत्म हो गई थी। जिस नीतीश कुमार की 2015 में मैंने मदद की थी और जिस नीतीश कुमार का आज मैं विरोध कर रहा हूं, दोनों के बीच में 10 साल का फर्क है, 2015 और 2025। जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो व्यक्ति प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में सुधार करता हुआ दिखा था। बिहार में आप कहीं भी चले जाइए, आंकड़ों को देख लीजिए, तो 2005 से लेकर 2010-12 तक बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई आदमी अगर तो बिहार जब आप साथ थे तो नीतीश कुमार सुधार कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तब मैं साथ नहीं था। वो सुधार कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका साथ 15 में दिया। ठीक है। आज उनका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि 2015 से लेकर 25 तक वो बिल्कुल ही डिरेल हो गए हैं। 2015 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार ये 7वां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट का। ये 7th गवर्नमेंट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये 7th गवर्नमेंट है। दूसरी बात, जिस नीतीश कुमार का मैंने 2015 में साथ दिया था, वो नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे। 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी। नीतीश कुमार में राजनीतिक मर्यादा इतनी बची हुई थी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था जी। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को सिर्फ 42 विधायक मिले हैं, लेकिन राजनीतिक मर्यादा को ताक पर रखकर सिर्फ कुर्सी की लालच में कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी बात, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी 2014 में, उसमें अभी मानवीय संवेदनाएं जिंदा थी। आपको याद होगा, नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, उन्होंने पद से, एक रेल दुर्घटना हुई थी गैसल में, वेस्ट बंगाल में, 200 लोगों के करीब लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि अगर मेरे रेल मंत्री रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो जाए, उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई, तो मैं कैसे पद पे रहूंगा। उस नीतीश कुमार का मैंने समर्थन किया था। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, उस व्यक्ति में मानवीय संवेदना मर गई है। कोविड के दौरान पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व पे संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लेकिन जितनी परेशानी बिहार के बच्चों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को हुई, उतनी परेशानी किसी को नहीं हुई। हजारों लोग हम लोगों ने कैमरे पर, टीवी पर देखा, बिहार भर के लोग कैसे कैसे परिस्थिति में पैदल चलते हुए लोग बिहार में आए अपना जान बचाकर। और उस पूरे दौरान, आप लोग तो पत्रकार हैं, नीतीश जी का एक फुटेज, एक बयान दिखा दीजिए। 1.5 महीने तक नीतीश कुमार बंगले से बाहर नहीं निकले। जिस नीतीश, अब इनकी वो मानवीय संवेदनाएं भी करीब करीब सुन्न पड़ गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए। बिल्कुल। आज ये आदमी जब शराबबंदी के नाम पर, गलत शराब से कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये आदमी अपने पैर पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहता है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी प्रशासनिक क्षमता तब बरकरार थी, उसमें राजनीतिक मर्यादाओं के प्रति सम्मान था, और उसमें मानवीय संवेदनाएं मरी नहीं थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो व्यक्ति राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है, मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, और प्रशासन के तौर पर वो व्यक्ति बिल्कुल, उनके सरकार का, उनका इकबाल खत्म हो गया है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और यही बात तो लोकतंत्र आपको सिखाता है। तो लोकतंत्र में भरोसा और वोट 5 साल के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपके परिभाषा से हम चले, तब तो एक बार आपने वोट दे दिया, एक बार आपने किसी की मदद कर दी, फिर जीवन में उससे सवाल ही मत पूछिए। लोकतंत्र ये सिखाता है
कि जिस व्यक्ति, जिस विचारधारा, दल, नेता पर भी आपका भरोसा हो, आप उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो दल, वो नेता, वो विचारधारा आपके लिए अच्छा न करे, उन आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरा न उतरे, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिस मजबूती से आपने उसका साथ दिया है, उसी मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। इसीलिए आज उनके विरोध में खड़े हैं। प्रशांत, बहुत चर्चा होती है नीतीश कुमार जी की हेल्थ को लेकर, ठीक है, और मैंने इनफैक्ट पिछले 1 महीने में कम से कम 3 अलग लोगों से पूछा होगा। मैंने चिराग पासवान से भी पूछा, शाहनवाज जी से भी पूछा, कई बिहार के नेताओं से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, अगर कुछ सही सीरियसली रॉन्ग, गलत है उनके साथ या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या जनता को पता नहीं होनी चाहिए उसके बारे में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक नीतीश जी के स्वास्थ्य का सवाल है, पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है बिहार में। दिल्ली में कितनी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार में घर घर में चर्चा है। जी। चर्चा शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी उन्हीं के मित्र और सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा के बाहर, उनका वीडियो पे वक्तव्य है, नवंबर 2023 में सबसे पहले उन्होंने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, चाहे वो चिराग हो, तेजस्वी हो, या 20 ऐसे बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, बात करते हैं, या उनसे उनका सरोकार है, लोगों ने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने ये बात पहली बार जनवरी में इस साल कही है, जब मैं यहाँ बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल था और सरकार से बातचीत हो रही थी, बैकग्राउंड में उनके लोग हम लोगों से बात कर रहे थे, तो पहली बार मुझे भी इस बात का यकीन, मतलब एक तरह से समझिए कि आभास हुआ कि नीतीश जी की जो मानसिक हालत है उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये एहसास क्यों हुआ आपको? उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो अपने मतलब सहयोगियों का नाम नहीं बता पा रहे हैं, अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं जानते हैं, जो विधायक उनके साथ 10-10, 15-15 साल से, 20-20 साल से उनके पार्टी में हैं, वो भूल गए हैं कि वो किस क्षेत्र का विधायक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जब तक उनको लिख कर न दिया जाए, उनको ये नहीं पता है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू में गए हैं। और पिछले 1-1.5 साल में नीतीश कुमार ने करीब करीब मीडिया से बातचीत करना बंद कर दिया है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो फ्रीली मीडिया से बात करते थे। नहीं, अभी भी करते हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए कोई इंटरव्यू तो अभी बिल्कुल नहीं दिया। डेट बताइए, डेट बताइए कब? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए, आप कह रहे नहीं कर रहे हैं। आप बात समझिए। इस बात जब आपको लग रहा है कुछ छिपाया जा रहा है? नहीं, छुपाने की बात नहीं है। नहीं, उनके हेल्थ ये तो बिल्कुल जनता के सामने है। उनके हेल्थ आपको क्या लगता है? बिल्कुल छुपाने की बात नहीं है, ये तो पब्लिक में आम हो गई, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 20 वर्ष से जो व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति 20 वर्ष से जो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय गान हो रहा है, वो आदमी ताली बजाने लगेगा? वो आदमी अगर क्यों वो ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो भूल जा रहे हैं कि राष्ट्रीय गान हो रहा है। वो किसी के, गांधी जी के कार्यक्रम में गए हैं, वहां ताली बजाने लगे। मतलब रोज वीडियो आ रहे हैं। विधानसभा में कोई गंभीर चर्चा चल रही है, वो किसी पर टीका टिप्पणी या इशारतन बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का साधारण, मतलब उनका नॉर्मल स्वभाव नहीं है। और जो लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, ये देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो कितना ही बात को छुपाइएगा। वो तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, उनके सुरक्षा में, उनके काम, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जो सेवा में लोग लगे हुए हैं, जो उनका काम धाम देखते हैं, हर लोग ये चर्चा कर रहा है। तो इसलिए ये बात उठ रही है कि भाई, जब आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप सरकारी व्यवस्था में टीचर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, सिपाही नहीं बन सकते हैं, तो क्या 13 करोड़ लोगों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो? ये चर्चा बाइडेन जी के बारे में हम लोगों ने देखी अमेरिका में, ये चर्चा नवीन बाबू के लिए चली उड़ीसा में। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार बिहार में चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं और व्यापक सुरक्षा घेरे में रहते हैं या सुविधा में रहते हैं, इसलिए शायद वो दिख नहीं रहा है। फिर भी इक्का दुक्का हर दूसरे दिन घटनाएं आती रहती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होगा और जब उनको जाकर जनता से मुखातिब होना पड़ेगा, जब ये घेरा नहीं होगा सुरक्षा का, जब हर चीज मैनेज नहीं होगा, तो बिल्कुल आपको दिखेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि उनकी मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं उम्र के साथ उस पर कुछ असर है। शारीरिक तौर पर नीतीश जी थक गए हैं और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। मैं आगे बढ़ी हूँ। मुझे प्रशांत बताइए, आज जब मैं लैंड करी पटना में, है ना, एयरपोर्ट पे कुछ लोग ये बात कर रहे थे, जनता, नॉर्मल पीपल, कि प्रशांत की बड़ी अग्नि परीक्षा है कल, ये बड़ी सभा करने वाले हैं,
तो मैं और लोग ये भी बातचीत कर रहे थे कि भाई आप लोगों के तरफ से देखिए, आपने तो कोई आंकड़ा दिया नहीं है, मगर पार्टी के लोग और भी लोग कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो अब आप गांधी मैदान में कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी है, कितने लोग आने की उम्मीद है प्रशांत? देखिए, आपने जो कहा कि लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ चर्चा कर रहे आप हैं। तो हमारे यहाँ आए हैं, मैं तो चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो पूछ रहे हो ना आपसे सवाल। आप नहीं, हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल पार्टी जो रैलियां करती हैं, हाँ। इस तरह की सभा करती हैं, आप उनको भी आपने कभी कवर किया होगा, देखा होगा। वो पूरा जिस तरह का ताम झाम हंगामा, आप कोई बॉर्न पॉलिटिशियन फैमिली से तो है नहीं, यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। जिस तरह का ताम झाम हल्ला गुल्ला लोग करते हैं, वो तो कुछ भी आपके यहाँ नहीं दिख रहा है। शांति दिख रही है मुझे आपके घर पे अभी। बिल्कुल शांति है। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को जब दल बनाया जी, तो उस सभा में ये तय किया गया कि मार्च में दल बन गया, 2 बरस में पैदल चला हूं, उसके बाद 1 करोड़ लोगों ने, करीब 2-2.5 लाख लोगों की फिजिकल प्रेजेंस में यहाँ पर दल का निर्माण किया गया, उसका विधिवत उसकी घोषणा की गई। उसी दिन ये घोषित किया गया कि मार्च के महीने में हम लोग दल के तौर पर एक सभा करेंगे। और मार्च में अभी हम लोग उसी के तहत ये सभा हो रही है। अब ये कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये तो कल दिखेगा आपको गांधी मैदान में। ये कोई दावा करने की बात तो है नहीं, जी। छुपने का और आकलन का और एनालिसिस का मुद्दा नहीं है। एनालिसिस का मुद्दा तो ये होगा कि जितने लोग आए वो क्यों आए, कैसे आए, ये एनालिसिस का मुद्दा हो सकता है। अब जो वो कहावत है कि अब राजा के सर में कितना बाल है तो सर काट ही रहे, सामने दिखेगा। अब तो कल आप गांधी मैदान में अपना कैमरा लगा लीजिए, खुद खड़े हो जाइए और देख लीजिए कि कितने लोग आ रहे हैं। देखिए प्रशांत, दावा करने वाले तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। अब राजनीति तो दावों का भी खेल है ना प्रशांत, दावा तो हर कोई करता है। नहीं, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूँ जहां तक कोशिश होती है। एक्सपेक्टेशंस क्या है? चलिए ना, दावा कहाँ कहती हूँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि पीपल विल बी सरप्राइज्ड टुमारो। जो वो कल देखेंगे। हाँ। उन जैसे जब बापू सभागार में 15,000 महिलाएं एक बार आ गईं, जब 15,000 मुस्लिम साथी आ गए तो लोगों को लगा कि अरे भाई इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं जनसुराज में। तो कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की, ये तो सब पैसे से बुलाए गए लोग हैं। तो आप देखेंगे कल भी लोग सरप्राइज होंगे और उसके बाद फिर वो टीका टिप्पणी की, हाँ लोग तो आए लेकिन वो इस वजह से आए। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, विरोधी बड़े सवाल उठा रहे हैं और आपने खुद ही अभी ये बात कह दिया कि पैसों से आए होंगे, ये आपके ऊपर टीका टिप्पणी हो रही, विरोधी उठा रहे हैं सवाल कि प्रशांत बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। इतना पैसा ला कहाँ से रहे हैं प्रशांत? देखिए, प्रशांत किशोर एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, अफसर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, शराब बालू जमीन के माफिया नहीं है। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, तो पैसा कहाँ और से किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। फिर कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा प्रशांत किशोर को सरस्वती से आ रहा है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, अपना दिमाग का खाते हैं। किसी डॉक्टर को पैसा कहाँ से आता है, वकील को पैसा कहाँ से आता है? वो जो काम करते हैं, जो उन सेवाओं से लोग प्रभावित हैं, जिनको फायदा होता है, वो लोग पैसा देते हैं। तो पिछले 10 साल में जो काम भी मैंने किया जी, और जितने लोगों की मदद की, जिन लोगों का भी भरोसा है कि इस व्यक्ति में कुछ क्षमता है, ये आदमी कुछ कर सकता है, पैसा वो लोग दे रहे हैं। पैसा बिहार की जनता भी अब देना शुरू कर दिया है। क्या मतलब हुआ 10 लोगों 10 साल में जिनकी मदद करी? यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू हैव हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज एज स्ट्रेटेजिस्ट, राइट? सो आर यू सेइंग, आप क्या ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आपको फंड कर रही है? कौन फंड कर रहा है? अब बात समझिए, आप लोग जो इतना एक्साइटेड होकर सवाल करते हैं, मैंने इस सवाल का जवाब 1 लाख बार पिछले 2.5 बरस में दे दिया, फिर से दोबारा दे देता हूं। सीधा ही बोल रहे हैं आपको कि जिनको मदद की, मदद वो कर रहे हैं या उनको जो मदद करने वाले लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने तमिलनाडु में किसी दल की मदद की, तमिलनाडु में वो दल, सुन तो लीजिए, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी थी ना, डीएमके की, तो क्या कर रहे हैं वो आपकी मदद? अब सुन तो लो मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों किसी को मदद करने लगे भाई? ये किसी को देने वाले लोग थोड़ी ना हैं। लेकिन आप समझिए, मान लीजिए कि मैंने डीएमके की मदद करी जी। डीएमके कोई गेहूं बेच के या फैक्ट्री चला के तो पैसा लाता नहीं है, उनके पास भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो उनको मदद करते हैं। जी। उन सैकड़ों लोगों में कोई 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा कि नहीं, इस व्यक्ति ने हमारे दल की मदद की है, या इस व्यक्ति में वो क्षमता है, ये कुछ कर सकता है। ये आंध्रा में भी हुआ होगा, ये बंगाल में भी हुआ होगा, ये दिल्ली में भी हुआ होगा। इस देश में 10 साल में कम से कम 100 बड़े लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो मुझे जानते हैं, समझते हैं, मेरे काम को करीब से देखा है, वो लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल क्या कभी आपने तेजस्वी यादव से पूछने की हिम्मत जुटाई? सवाल
मैं तो तो उनका पूछती क्या हूँ जवाब है और कि पूछूंगी नहीं भी। हाँ। कि राजद को पैसा कहां से आया। हाँ। मैंने आज तक एबीपी का, आपकी बात छोड़िए, हाँ। एबीपी नेटवर्क के किसी पत्रकार का ये सवाल सुना ही नहीं जिसने हिम्मत की हो अमित शाह से पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, अच्छा, ऐसा। या लालू यादव नीतीश ठीक है, कुमार के अगली पास बार पैसा। सुन सुनिए, लीजिएगा। अभी आप यहाँ हैं बिहार में, नीतीश कुमार से आप लोग ये पूछ के बता दीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के पास पैसा कहां अगली से बार आता सुन है। लीजिएगा प्रशांत, कहाँ और चालीस थ्रो भाई कर वो तो रहे हैं 20 आप? साल से मुख्यमंत्री हैं 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और इन दलों का बिहार के बाहर कुछ भी नहीं है। जी जी। तो इनके पास पैसा कहां से आता है? ये बिहार की गरीब जनता को के लिए चलने वाली योजनाओं से लूट का जो पैसा है, हाँ। जो यहाँ बालू और शराब माफिया का पैसा है, हाँ। इन माफियाओं के पैसे से जो दल चलाते, सुनिए मेरी बात, हाँ, हाँ। वो हमसे सवाल पूछेंगे। भाई मैं यहाँ सामने 2.5 साल से ये काम कर नहीं, रहा हूँ। मुझे आपका ये जवाब सुनिए, बहुत अच्छा लगा। राज्य में, सुनिए हाँ। मेरी बात, राज्य में इनकी सरकार है, हाँ। केंद्र में इनकी सरकार है, जैसे चाहे वो जांच कराए, देख ले। मैंने तो आपको पहले कहा कि प्रशांत किशोर ने अगर किसी से 1 रुपया भी गलत लिया, बिहार में चाहे मेरा जितना बड़ा आलोचक है वो ये कह सकता है कि जनसुराज पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि प्रशांत किशोर ने कोई बेईमानी की है, ये आदमी भ्रष्ट है ठीक या है। आदमी करप्शन करता है। Everything is above board। सबको मालूम है कि प्रशांत किशोर को न पैसे से प्रभावित कर सकते हो, न खरीद सकते हो, पैसे कोई इसका मतलब ही नहीं है। So Prashant Kishore, your party finances are above board। मेरे बिल्कुल सामने है, आप सामने दिखा रहे हैं, चेक से पैसा और खर्च पता कर रहे है, हैं। और ठीक है, चेक से पैसा आ रहा है बिल्कुल, और चेक से खर्च कर रहे हैं और चेक से खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे पार्टी वाले बता रहे हैं कि इनको इस कंपनी वाले ने दिया। अरे बेवकूफ, ये तो तुमने कोई खोजी पत्रकारिता नहीं की, तुमने कुछ खोजा नहीं है। जो पहले से वेबसाइट पे डला हुआ है जी, उसको निकाल के बता उसी रहे हैं। को पढ़ रहा है, और उस बेवकूफ को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये तो पहले से जनता को तो मालूम है। प्रशांत, इसलिए ये वाला भी सवाल जाता ही नहीं है कि कभी बीजेपी उठ के कहती है कि आप आरजेडी के बी टीम में, अब आरजेडी उठ के कहती है आप बीजेपी के बी टीम में, वो भी सवाल नहीं जाता है कि प्रशांत किसके बी टीम में। भाई देखो, प्रशांत, आप खुद ही बता दो भाई किसके बी टीम में भाई आप? ऐसा है कि हम जनता के बी टीम हैं, हम जनता की वो टीम है जो बिहार में 30 साल से राजनीतिक मुफ्तखोरी करने वाले दोनों विकल्पों को, इनको पहली बार इतनी परेशानी दोनों को इसलिए हो रही है कि 30-35 साल से ये दोनों दल सिर्फ और सिर्फ जनता को दूसरे का डर दिखाकर वोट लेते हैं। मोदी जी आकर बिहार में ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ गिफ्ट सिटी बना दिया, कि बुलेट ट्रेन चलवा दिया, ये सब कुछ नहीं कह रहे कि कितनी फैक्ट्री लगवा दी, कि कितने चीनी मिल चालू करवा दिए, कितने चीनी मिल के कंपाउंड में जाकर भाषण दिया था कि हम इसको चालू कराएंगे। उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे कि लालू जी के राज में बिहार इतना खराब था, उससे वो जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। कोई उनसे ये पूछे कि भाई आपका राज 20 साल से है, आपने बिहार को जंगल राज से कौन सा सुंदर पार्क राज बना दिया, वो बता दो। भाई प्रशांत, मेरा आखिरी इंटरव्यू देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही सवाल था कि भाई 20 साल से ऑन एंड ऑफ तो आप ही लोग सरकार में हैं, तो आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते हैं, आप डर क्यों? तो वो उनका जवाब क्या होता है कि आपको याद दिलाना चाहिए जनता को, वो डर का माहौल था, वो आपको जनता को याद दिलाना चाहिए। याद दिलाना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर मान लीजिए कि 1995 की चर्चा होनी चाहिए तो 2015 की भी तो चर्चा होनी चाहिए। अगर जनता को जंगल राज का डर की बात याद दिलाई जानी चाहिए तो ये भी याद दिलाया जाना चाहिए कि 2020 में जब कोविड में लाखों बच्चे बिहार के पैदल घूम रहे थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो आप कर रहे हैं ना वो काम? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, आपका इतिहास अगर देखा जाए, पिछले 10 साल 15 साल का इतिहास देखा जाए प्रशांत, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कभी बीजेपी से करीब दिखे, कभी कांग्रेस से करीब दिखे, जेडीयू के पार्ट दिखे नहीं भाई, उनका काम ही क्या है प्रोफेशनली। ठीक है, तो मेरा सवाल दिखे करीब क्या दिखे, उनका काम क्या आप थे, आप उनके साथ ही थे और डंके चोट पे किया है। तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर की अपनी पहचान क्या है? बिहार की जनता प्रशांत किशोर की किस पहचान पर भरोसा करके उसको वोट दे? बिहार प्रशांत किशोर की पहचान ये है कि ये वो व्यक्ति है जिसने पिछले 3 वर्ष से अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, अपने जीवन का हर चीज़ सुख सुविधा छोड़कर, इस व्यक्ति ने बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में एक नया विकल्प खड़ा करने के लिए, बिहार के ऐसे लोगों को कि जो बिहार में बदलाव चाहते हैं उनको बल देने के लिए इस व्यक्ति ने प्रयास किया है और एक ईमानदार प्रयास किया है। मेरी पहचान ये है कि मैं बिहार का वो लड़का हूँ जो यहाँ से जाकर पूरे देश में बिहार का मैंने नाम ऊंचा ही किया है, कहीं नीचा नहीं किया है। मेरी पहचान ये है जो अपने दम पर अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाई है तो वो प्रशांत किशोर है। ठीक है, उस पर लोग भरोसा करना चाहते हैं। और आप जाकर आज गली मोहल्ले कहीं बिहार में बात कर लीजिए, लोग एक बात जरूर कहेंगे
कि अगर कोई बिहार में बदलाव ला सकता है तो प्रशांत किशोर ही ला सकता है, अगर कोई ये करिश्मा कर सकता है तो प्रशांत किशोर ही कर सकता है। इतनी बात तो 3 साल के प्रयास के बाद हर व्यक्ति कह रहा है। ये वो कह सकता है कि नहीं थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन इतनी बात लोग जरूर कहेंगे कि अगर कोई कर सकता है बिहार में तो वो प्रशांत किशोर और जनसुराज तो वाले ही मेरा कर अगला सकते हैं। सवाल प्रशांत की आपकी फिर विचारधारा क्या है? देखिए, बीजेपी हिंदुत्व के विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है, कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, एक समाजवादी विचारधारा उनकी भी रही है। प्रशांत किशोर की विचारधारा क्या है? जब लोग वोट देने आएंगे तो उनको पता होना प्रशांत चाहिए। किशोर की विचारधारा बिल्कुल लेफ्ट ऑफ सेंटर, गांधी और अंबेडकर जो रास्ता उन्होंने बताया, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ। जो विचारधारा लेफ्ट ऑफ सेंटर की है वो विचारधारा जनसुराज की है। एक शब्द में जनसुराज मैं हमेशा समझाता हूँ लोगों को कि आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज वाली कांग्रेस नहीं, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, उसी तरह की राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करने का प्रयास का नाम है जनसुराज, जिसमें दल जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं या चंद नेताओं का नहीं, हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव लाना चाहता है, बिहार में परिवर्तन चाहता है, बिहार में विकास देखना चाहता है, बिहार में एक नई राजनीति को करना चाहता है। जैसे आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी, जिस व्यक्ति को भी आज़ादी के लड़ाई में, आंदोलन में योगदान करना होता था, तब की कांग्रेस को वो ज्वाइन कर लेता था और उसको ऐसा लगता था कि मैं कांग्रेस से जुड़ गया तो इसका मतलब मैं आज़ादी की लड़ाई से जुड़ गया। उसको अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ ना कुछ करने के लिए कांग्रेस की उस व्यवस्था में जगह मिल जाती थी। चाहे आपने अखबार निकाला, चाहे आप धरने पर बैठे, चाहे आप जेल में गए, चाहे आपने बम फेंका या आपने प्रभात फेरी निकाली, आप सब ये कांग्रेस की उस व्यवस्था से जुड़कर करते थे जिसके जरिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। बिहार में जो जनसुराज मैंने बनाया है या बनाने की कोशिश करी है, उसके पीछे सोच ये है कि अगर आप बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, बिहार में एक नया विकल्प चाहते हैं, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को भी विकास की दौड़ में शामिल कराना चाहते हैं, तो आप आइए, जुड़िए। ये दल किसी व्यक्ति, किसी जाति विशेष, किसी परिवार का नहीं है, आप भी इसका नेतृत्व कर सकते हैं और उसी का नाम है जनसुराज। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ना प्रशांत की आपकी इस पार्टी जनसुराज पार्टी अब आ ही गई है लड़ने के लिए, मैदान में उतर ही गई है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तेजस्वी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा उसके अलायंस को, या बीजेपी जेडीयू के अलायंस को ज्यादा नुकसान होगा? हु इज गोइंग टू गेट डेंटेड मोर? सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार और एनडीए को होगा। अच्छा, दूसरा नुकसान तेजस्वी को होगा। अच्छा, बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आप एनडीए को होगा। होगा, इसलिए होगा। हाँ, आपको क्यों होगा? और इसके लिए हाँ, कोई आकलन करने की ये जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का जवाब होना चाहिए। बिल्कुल आप प्रशांत समझ का लीजिए, नहीं। बिल्कुल हाँ, समझ लीजिए। हाँ, ऑलरेडी आप लोग देखना नहीं चाहते हैं बिहार में 2020 में बदलाव की कितनी चाहत है, वो ऑलरेडी दिखा था जब चिराग पासवान ने 100 सीटों पर बहुत बिना तैयारी किए हुए 100 उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाँ। तो नीतीश कुमार बिल्कुल आधी सीटें उनकी रह गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये तो नीतीश कुमार चूंकि चिराग ने वोट काटा इसलिए कम हुआ। नहीं, उसी 2020 के नतीजों को आप ध्यान से देखिए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 से घट के 60 हो गया, जबकि चिराग पासवान उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। करेक्ट। तो बदलाव की कितनी यहाँ चाहत है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2010 में जब नीतीश कुमार और भाजपा साथ में लड़े थे तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 101 सीट लड़े थे, 90 सीट जीते थे। ठीक है। 90%। हाँ। नीतीश कुमार 142 लड़े थे और उसमें 117 जीते थे। ठीक है। जब यही लोग 2020 में लड़े, हाँ। तो नीतीश कुमार तो 42 पर आ ही गए, भाजपा वाले भी 110 सीट लड़कर सिर्फ 72 जीत पाए। तो बदलाव का एक शुरुआत, एक बानगी तो आपको 2020 में दिख गई थी, लेकिन चूंकि लोग लालू के जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए मरते गिरते इन्हीं को रोग आके दे दिया था। अब जब उनको नया विकल्प दिखेगा जी। तो जो लोग भी ये दिल्ली में बैठ के या दुनिया भर में बैठ के ये आकलन कर रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं सकता है, बिहार की जनता जैसे उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ एहसास नहीं है। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जिनको भी ऐसा लगता है कि बिहार में तो कुछ बदल नहीं सकता है, उनको उनके जानकारी के लिए बता दूं कि लालू यादव जी जब 1995 में एक ही बार जीवन में बिहार जीते और जब पशुपालन घोटाला की बात सामने आ गई, उनके राज को जंगल राज के तौर पर देख लिया गया, तो चाहे उनकी जितनी ताकत है, चाहे जो समीकरण उन्होंने बना लिया हो, आज तक लालू यादव बिहार का नेतृत्व नहीं कर पाए। बात सही। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने चाहे जितना प्रयास किया हो,
चाहे उनके पीछे कोई हो, चाहे वो महागठबंधन में रहे हों या भाजपा के साथ हों, जिस दिन कोविड में उनके सुशासन की कलई खुल गई, उसके बाद से नीतीश कुमार का राजनीतिक इकबाल खत्म है। नीतीश कुमार की अब वो ताकत नहीं है। ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2010 में कहा था कि मोदी जी को बिहार में आने की जरूरत नहीं है, नहीं घुसने देंगे, हम अपने दम पर जिता लेंगे। आज नीतीश कुमार पैर पर मोदी जी के गिर रहे, तब भी 40 सीट उनको आया था, सारी ताकत लगी हुई तब भी। तो अगर नीतीश तो बिहार में कुमार ये चुनाव अकेले लड़े, मैं आपको बिहार की जनता क्या बता रहा हूं कि जो लोग भी बैठकर बिहार की जनता को या उनके राजनीतिक समझ को जानने समझने का दावा करते हैं, उनको इन आंकड़ों को, मैं क्या दावा भविष्य के लिए कर रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, पीछे के जो 20-25 साल रहे हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए। कांग्रेस ने अगर यहाँ 40 वर्ष गलती की तो कांग्रेस आज तक यहाँ 2.5% में भी 10% पर भी नहीं पहुंच पाई है। हाँ। लालू जी ने एक बार अगर पशुपालन में चारा घोटाला में लालू जी का नाम आ गया, जंगल राज हो गया, तो लालू जी फिर वापस यहाँ नेतृत्व नहीं कर सके। समझ रहे हैं। तो एक बार, और नहीं, ये बात नीतीश और भाजपा पर भी लागू होती है। एक बार इनकी सरकार में जब कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ तो दूसरे राज्यों का छोड़ दीजिए, योगी जी भले मेजोरिटी से आ गए यूपी में, बिहार में नीतीश और भाजपा को वो मेजोरिटी नहीं मिली है, नहीं मिलेगी, और वो जगह आप लेंगे। मैं लूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये देखिए बिहार की जनता इनको नहीं देगी, इनको नहीं देगी। ठीक है, बदलाव होगा, बदलाव होगा। नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। अगर न बने तो आप जो कहेंगे मैं आपके दर्शकों के सामने मान लूंगा नवंबर में। और वो नया मुख्यमंत्री कौन होगा प्रशांत? ये मैं नहीं जानता हूं, ये कौन होगा ये नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार नहीं हो सकता है कि मैं नहीं, तेजस्वी कैसे होंगे? तो मैंने आपको जो बताया, आप कह रहे हैं भाजपा का नहीं होगा, नीतीश कुमार मैंने ये नहीं होंगे, फिर आप कह रहे हैं तेजस्वी भी नहीं होंगे। मैंने क्या कहा? हाँ, नीतीश कुमार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नवंबर में नहीं रहेंगे। कौन होगा इसका निर्णय अगले 6 महीने में भाजपा से होगा कोई? अब मुझे नहीं मालूम है, मुझे ये सब मालूम नहीं है कौन होगा। आपने चलिए, मुझे पता आप नहीं देंगे। नहीं, आप पहले बात सुनिए। मैं विशुद्ध तौर पर राजनीतिक गलथेथाई करना, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, थेथराई करने वाला नेता नहीं हूं कि मैं कहूंगा भाई यही बनेंगे। मैं जो जानता हूं वो कह सकता हूं। मैं इतना जानता हूं कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहां नहीं रहेंगे। कौन बनेगा ये अगले 6 महीने में आपको देखना कम से कम इंडिकेशन तो मिलेगी। ठीक, अगर आपकी बात सही है तो। प्रशांत, चिराग का रेफरेंस आपने किया। देखिए, ये थोड़ी राजनीतिक गलियारों में ये थोड़ी सी चर्चा चल रही है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई कुछ बातचीत हो रही है प्रशांत और चिराग के बीच में, ऐसी कोई खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में? क्या साथ आने की कोई कवायद कर रहे हैं ये दोनों? पहली बात है, चिराग हमारे पुराने मित्र हैं। चिराग भी आपके बारे में बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको कैमरे पर ये भी बता रहा हूँ कि हम लोग की कोई आपस में किसी तरह की बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन किसी भी संदर्भ में नहीं हो रही है। मतलब दुआ सलाम भी नहीं होता है। वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। राजनीतिक यात्रा उनकी अलग है, वो भाजपा के साथ है, वो भाजपा के साथ राजनीति कर रहे हैं। और मेरी विचारधारा, मेरा पूरा प्रयास, जनसुराज की जो पूरी परिकल्पना है वो भाजपा के विचारधारा के विरोध में है। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि पार्टियां इधर सुधर नहीं जाती हैं, होती होंगी। हाँ। जनसुराज में हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो आपके पास कैसे आएंगे? अब आप बता लीजिए कि उनके भाजपा के केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, वो उनके 5-6 MP हैं। उन्होंने बिहार में एक अकेले अपने दम पर पिछली बार प्रयास किया था, जब भाजपाइयों ने उनके साथ धोखा किया था, उनको गठबंधन से नीतीश कुमार के कहने पर हटा दिया था। उन्होंने प्रयास किया, उनको इतनी सफलता जरूर मिली कि उन्होंने नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी। उस नजरिए से मैं चिराग के उस ताकत का या उस बल का सम्मान करता हूं, उस निश्चय का सम्मान करता हूं कि वो लड़का डरा नहीं। हाँ, इसलिए वो मेरे मित्र। दूसरी बात, मैं चिराग का सम्मान इसलिए करता हूं कि चिराग विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति नहीं करते। वो भी किसी जाति के हैं, हम भी किसी जाति के हैं। बिहार में आप राजनीति कर रहे हैं या किसी देश के किसी हिस्से में आप राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति कर रहे हैं तो जातियों की चर्चा होती है। ठीक है। जातियों की समझ होना, जातियों की चर्चा करना वो एक बात है, और जाति की राजनीति करना अलग बात है। लालू यादव जैसे लोग ये विशुद्ध तौर पर जात की राजनीति करते हैं। तो मैं चिराग का सम्मान इन 2 बातों के लिए करता हूं कि ये आदमी में कम से कम इतना करेज है कि जिस दिन भाजपा ने इनके साथ उनके नजर में गलती करी, भाजपा नीतीश ने, तो ये डरे नहीं। उनके पिताजी की दुखद मृत्यु हुई थी, और बिना प्रिपरेशन के, ये साधारण बात नहीं है 100-125 सीटों पर लड़ जाना और लड़के नीतीश कुमार को उनकी जगह बता देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
दूसरी बात, वो जात की राजनीति नहीं कर रहे, वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता पर हूँ। आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही, ना बातचीत हो रही है, ना हो सकती है। ना हो इसलिए सकती, नहीं हो ठीक है। सकती है कि वो भाजपा के साथ हैं और मेरा भाजपा से कोई लेना देना हो नहीं सकता ये तो है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ठीक है, नई बातचीत हो रही, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अब आपने उस दिन एक वीडियो था आपका, आपने किसी सभा में कहा बातचीत करते हुए लोगों के साथ कि आपकी पार्टी की एक राय है कि आपको राघोपुर से लड़ना चाहिए। तो मैं पूछ रही हूँ प्रशांत, ये थोड़ा आप रिकॉर्ड पर बताएं कि राघोपुर से क्या तेजस्वी के सामने लड़ने की प्लानिंग प्रशांत किशोर कर रहे हैं या नहीं? आप देखिए, सवाल ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि पार्टी अगर चुनाव लड़ने को कहेगी बिल्कुल लड़ेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, जन स्वराज में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं आप लोग की नज़र में। जन स्वराज उम्मीदवारों का आवेदन ले रहा है। 12,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए। बजाबता हम लोग पैसा ले रहे हैं उसका, शुल्क लेते हैं, 21,000 रुपया ले रहे हैं आवेदन का। और हजारों लोगों ने आवेदन भरा है। 21,000 रुपए ले रहे हैं आप आवेदन देने का? अगर आप उम्मीदवारी का आवेदन देते हैं 21,000 रुपया आके आपको जमा करना पड़ता है अच्छा, पार्टी में। और आप सेलेक्ट करें या ना करें, हाँ, उसको है ना? वो बिल्कुल पूरे बिहार में जाके देख लीजिए। अच्छा, okay। मैंने उसमें ये कहा कि मेरी ओर से किसी ने आवेदन राघोपुर के नाम पर डाला हुआ है, पार्टी के किसी साथी ने। लड़ना नहीं लड़ना, अगर पार्टी तय करेगी कि नहीं आपको राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे। तो क्या तय हुआ प्रशांत? अभी कोई तय नहीं हुआ है। अच्छा, ये अभी तो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों ने ये कहा है कि बिहार में किसी दूसरे दल से पहले, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जिनको भाजपा से एनडीए से टिकट नहीं मिलेगा, राजद से टिकट नहीं मिलेगा, वो जनसुराज से लड़ेगा। तो मैंने कहा भाई इस विवाद को ही खत्म करते हैं। उनके उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले हम जुलाई अगस्त में अपना 243 घोषित कर देंगे, ताकि ये सवाल ही ना उठे कि आपको वहां से नहीं मिला तब आप जनसुराज में। ठीक है प्रशांत, फॉर यू पर्सनली आई वांट टू नो कि भाई आप प्रशांत किशोर क्या विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकता हूँ। पार्टी तय करेगी तो लड़ेंगे, नहीं करेगी तो नहीं लड़ेंगे। और कहां पार्टी जो भूमिका तय करेगी, जहां से कहेगी लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई पार्टी अपना क्या होता है? पार्टी आप ही है? नहीं, ऐसा ही आपको लगता है। पार्टी नहीं, ऐसा तो बहुत लोग को लगता है। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि दूसरे केजरीवाल यही है, तो अब वन मैन पार्टी है ये प्रशांत किशोर की, सब कहते हैं। मगर मैं नहीं कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आप लड़ोगे कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई आप प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के ध्वजवाहक के रूप में, अगुवा के रूप में आपका नाम, आपकी चर्चा दूसरों से ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ हूँ। कल यहाँ पर आप बता रहे हैं गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली है। सुनिए मेरी बात, प्रशांत किशोर का ही चेहरा है ना। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए बात। ये लाखों लोग अगर कल आ रहे हैं तो प्रशांत किशोर यहाँ से बैठे बैठे क्या चुंबक से उनको बुला रहे हैं? अगर कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, संगठन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के 243 सीट का अगर आप ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट करेंगे तो आज जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन किसी दल का नहीं है। राजनीतिक संगठन की मैं बात कर रहा हूं। दावा कर रहे हैं आप? कोई दावा नहीं है, आप जाके देख लीजिए। संगठन आपका सबसे बड़ा है अभी आप बताइए किसका है? भाजपा वाले 100 सीट से ज्यादा लड़ नहीं सकते, मुश्किल से 100-125 सीटों पर उनका आप पूरे 243 पे लड़ने वाले हैं प्रशांत? लड़ने वाले तो हैं ही। मैं ये कह रहा हूं कि 243 विधानसभा, पूरे 500 550 प्रखंड, सारे 150 नगर के इकाई, हर जगह छोटा बड़ा, सक्रिय कम सक्रिय, अगर किसी दल का, एक दल का संगठन है तो उसका नाम है जनसुराज। और उसी की ताकत है कि अगर हम लोग यहाँ बैठकर रैली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, 10,000 50,000 1 लाख जितने लोगों को चाहे बुला सकते हैं, वो संगठन की ताकत है, जो कि मैंने पिछले 2.5-3 साल मेहनत करके बनाया है। प्रशांत, पिछले मेरे इंटरव्यू में मुझे ये याद है आपने ये बात कही थी कि अगर मुझे 125 सीट भी आए ना अगले असेंबली इलेक्शन में तो अपनी हार मानूंगा। बिल्कुल, बोला था आपने, अभी भी दोहरा देता हूं। नहीं तो सुनिए, तो मेरा सवाल तो सुनिए। अब यहाँ के पॉलिटिकल एनालिस्ट जिस लोगों से मैं भी बात कर रही थी आने के पहले, वो कह रहे हैं, उनका कहना है, आप क्लैरिफाई करिए, उनका कहना है कि आजकल प्रशांत वो लाइन नहीं बोलते, वो लाइन इनकी सारे स्पीच से डिलीट हो गया, चुप हो गए, उस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो देखिए, राजनीति तो दावों का खेल है प्रशांत, क्या आपने दावे से पीछे हट रहे हैं आप? ऐसा है कि प्रशांत किशोर ने अगर एक बात कह दी तो मैं उस बात को कहने से पहले 100 बार उसका आकलन करने के बाद बोलता हूँ। मैं ऐसे रैंडम कोई बात बोलता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि सोच समझ के बोलूँ। आज भी कायम है मैं बिल्कुल आ रहा हूँ उस पर। अगर मैंने ये कहा है तो उस पर उसको सोच समझ कर बोला है और उस पर कायम हूँ। मैंने क्या कहा है कि मेरे 3 साल के इतने अथक प्रयास के बाद, जहाँ मैंने अपना सब कुछ, दिमाग, मेरी समझ,
मेरी बुद्धि, मेरा अनुभव, मेरा संसाधन, मेरे शरीर, मेरा सब कुछ मैंने झोंक दिया। सब कुछ जो किया जा सकता है वो कर रहा हूं। इसके और 30 उस व्यवस्था में कर रहा हूं जहां 30 साल से लोग विकल्प के लिए छटपटा रहे हैं। इसके बावजूद अगर जनसुराज को 130-35 सीट मिलेगा तो मैं उसको अपनी व्यक्तिगत बहुत बड़ी हार मानूंगा और मैं बिल्कुल इस पर कायम हूं, बिल्कुल इस पर कायम हूं। इसको नोट कर लीजिए। मैंने जब बंगाल में कहा होगा कि भाजपा हारेगी नहीं, 100 से कम सीट आएगा, तो लोगों ने कहा अगर ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप, हारना तक तो ठीक है, आप कह रहे हैं 100 से ज्यादा नहीं आएगा, कितना हाँ, आया? आप सही सुनिए मेरी निकल बात। गए प्रशांत। नहीं वही नहीं, मैं फिर दोबारा आ रहा हूं। अभी मैंने आंध्रा में, जबकि मैं अब वो काम नहीं करता हूं, आंध्रा में न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक शो में मुझसे पूछा गया कि जगन मोहन रेड्डी कौन जीतेगा आंध्रा। मैंने कहा जगन मोहन रेड्डी इज लूजिंग। तो कहा कि क्या बात कर रहे हैं, लूज कर? ही इज नॉट लूजिंग, ही इज लूजिंग बिग, ही इज लूजिंग बिग। एंड पूरे सभा में लोगों ने कहा क्या बात करते हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जगन मोहन रेड्डी को 11 सीट आया। देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि गलती हम लोग से नहीं हो सकती है, गलती किसी से हो सकती है, लेकिन हम हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। जमीन को समझ के, आंकड़ों को देखकर, और जितनी साइंटिफिकली जिस तरह से भी चीजों को एनालाइज किया जा सकता है वो करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिहार में नवंबर में अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके दावों, मैंने ये भी कहा उसमें, सुन लीजिए, बोलिए कि अप्रत्याशित नतीजे ये होंगे कि या तो जनसुराज को एक तरफा विक्ट्री मिलेगी या हम लोग को 2-4 सीट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा आप ये दावा ही है ना भाई, दावा है आपका? दावा नहीं है, ये असेसमेंट है। चलिए, आपका असेसमेंट है अर्श पर या फर्श पर, क्योंकि 3 साल का जो प्रयास है, हाँ, जो व्यवस्था बनाई हमने, जो बात कर रखी है, हाँ, जो ट्रैक्शन मुझे मिला है, ओके, इसके बाद अगर एक ही बात हो सकती है, या तो जनता कन्विंस है वो वोट देगी, और वोट देगी तो फिर वो नंबर 130 पे नहीं रुकेगा। लेकिन अगर ये सारे प्रयास के बाद भी उसको समझ में बात नहीं आई है, तो फिर मुझे 2, 4, 5, 10 सीट नहीं मिलेगा। You told me this last time. I understand where you're coming from, प्रशांत. But मेरा फिर सवाल ये है ना कि ये असेसमेंट का, इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है प्रशांत? आपकी वोट आधार है 3 साल। हाँ, सुनिए ना, यहाँ जितनी जाति की राजनीति होती है, आप एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, वो एमवाई समीकरण से सालों से जितने सीट ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी सवर्ण है, दलित के कुछ वोट हैं, नॉन बैकवर्ड यादव हैं। अब ये जाति समीकरण तो है, इसलिए जो बेस इन पार्टियों का है ना, तो प्रशांत किशोर के जनसुराज का क्या बेस है? मैंने आपको पहले बात तो मैं बता दूं कि जनसुराज का बेस क्या है। जनसुराज का बेस है बिहार में बदलाव चाहने वाला हर वो व्यक्ति जो इन दोनों दलों से ऊब गया है। जाति नहीं है, उसमें हर जाति के लोग हैं। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली बार भी आगाह किया था और फिर मैं दोहरा देता हूं, आप भी बिहार के हैं। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं जब ये बताते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति पर ही होता है। आपने जो एनोलॉजी दी कि किसके पास क्या है, बिहार में एमवाई है, लालू जी के साथ है, बाकी लोग सवर्ण इनके साथ हैं, अति पिछड़ा इनके साथ हैं, दलित इनके साथ हैं। मैं महाराष्ट्र में भी ये बात कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में कुणबी और मराठा, सुनिए मेरी बात, हाँ, कुणबी और मराठा भाजपा के साथ हैं और मुसलमान और दलित कांग्रेस के साथ हैं। तो ये किस राज्य में नहीं है? तो क्या वहां पर कोई नया प्रयास नहीं होगा? नया प्रयास वाला सवाल नहीं था। आप मतलब, मैंने बोला वोट बैंक। अरे वोट बैंक, बेस क्या है? वोट बैंक बेस। अरे जब आप शुरू करोगे तब आप नया चैनल शुरू करोगे। अगर आज 100 लोग टीवी देखते हैं तो 100 लोग तो उन 5 चैनलों में ही बटे हैं जो कि अभी चैनल है। हाँ। कोई अगर 6वां आदमी शुरू कर रहा है तो आप कहोगे भाई पहले से 100 दर्शक देख ही रहा है। हाँ। तो 6वें चैनल की जरूरत क्या है? फिर भी नया चैनल बनता है, लोग उसमें उसको दर्शक नए आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, बेस अगर सुनिए मेरी बात, आप अपने एनालिसिस से ये बता दीजिए कि किस राज्य में ऐसी स्थिति है जहां बेस, जहां पर खाली है वहां पर चले जाते हैं। वो आप जो नहीं कह रहे हैं, और मैं उसको सिंप्लीफाई करती हूं दर्शकों के लिए जो सुन रहे हैं, यू आर सेइंग कि आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे जो बदलाव चाहते हैं, एंड दैट वुड बी अक्रॉस ऑल कास्ट। वो तो मैंने पहले बता दिया। मैंने पूछा कि भैया इनके पास ये समीकरण है, आपके पास कुछ है क्या? जब आप लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ जगह कहाँ है, ये तो पहले से सारा 2 ही भाग में बटा हुआ है, तो मुझे आप एनालाइज करके इस देश में, इस दुनिया में वो जगह बता दीजिए, वो राज्य, वो देश बता दीजिए जहां 100% वोट जो दिया गया है उसमें नोटा में 30% वोट है, वहीं पर चले जाएंगे। अरे भाई जब आप थे ही नहीं तो जो दल रहेंगे उसी में तो वोट बटेगा। ठीक है ना, आप आ गए हैं ना विकल्प। अब देखेंगे इस बार क्या होता है प्रशांत। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है, तब भी जवाब दीजिएगा।
चुनाव अब पास आने वाले हैं, ठीक अभी है, बहुत समय है, 6 महीना बहुत चलिए लंबा समय भाई, होता है अब चुनाव चुनाव आ ही गया है प्रशांत, आप सब मोड में आ गए हैं कैंपेन के। एक बात बताइए, 1 मिनट के लिए ये प्रिज्यूम करते हैं कि प्रशांत किशोर के पास कंप्लीट लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती है, पर तब भी प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं, ठीक है, तब प्रशांत किशोर क्या जेडीयू एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जाएंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे? किसको बनाएंगे किंग प्रशांत किशोर? किंग मेकर बने तो तेजस्वी या भाजपा या नीतीश? प्रशांत किशोर जनता को किंग बनाएंगे, फिर से चुनाव इन्फोर्स कराएंगे, फिर से चुनाव इन्फोर्स Yes. कराएंगे, फिर से अगर हमारे किसी के साथ नहीं जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एकदम आप रिकॉर्ड पे बोलना आज प्रशांत, बिकॉज़ ऐसे हम लोगों ने ऐसे दावे बहुत सुने हैं, देखिए आपने राजनेताओं के द्वारा बदल जाते हैं ऐसे। अपने नेताओं के दावे सुने हैं, प्रशांत किशोर के दावे नहीं सुने हैं। चलिए प्रशांत किशोर प्रशांत अलग है। आप मुझे वो दल बता दीजिए जो दो साल पदयात्रा करके किसी ने बनाई हो, वो दल बता दीजिए जो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पहले दिन बनाया हो। यहाँ भाजपा इतना बड़ा दल होने का दावा करती है, तो उनका रिकॉर्ड तो आधिकारिक, बोलिए ना। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आधिकारिक उनके पास 60 लाख मेंबर नहीं है। मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग की स्थिति ऐसी बनती है जब हम सरकार में, जन स्वराज की सरकार नहीं बन रही है, तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। विपक्ष में बैठने की भी स्थिति अगर नहीं होगी, घर पे बैठेंगे, लेकिन किसी से समझौता किसी नहीं के करेंगे। साथ नहीं जाएंगे, सवाल ही एनडीए नहीं। के साथ नहीं जाएंगे, आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ दावा नहीं, उसके पीछे सोच समझिए। जी, मैं राजनीति में एमएलए एमपी बनने नहीं आया, मुझे मंत्री बनना है, बनकर लूटना नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, मुझे पैसे नहीं कमाने। अगर मुझे एमपी एमएलए बनना होता तो उसके लिए इस तरह के प्रयास की जरूरत नहीं है। इतनी बात तो आप भी समझ रहे हैं कि अगर मुझे एमपी एमएलए बनना होता तो ये नहीं करते आप, ये तो किसी के साथ जाके बन सकते बदल हैं। जाते हैं लोग ना प्रशांत। मैं क्या कह रहा हूं, तो जब मेरा लक्ष्य ही नहीं है एमपी एमएलए बनना, मेरा लक्ष्य ही दूसरा है, तो मैं उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरी ओर क्यों जाऊंगा? सीएम बनना है लक्ष्य? बिल्कुल नहीं है। मेरा लक्ष्य है बिहार को बदलना, जो मैं रोज बताता हूं। मेरा सपना है कि मैं अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखूं जहां दूसरे राज्यों से लोग आकर नौकरी और मजदूरी कर रहे हों, तब मैं मानूंगा कि बिहार में विकास हो गया। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए क्या कुछ अच्छे काम किए या ना किए? जब आप नीतीश कुमार की दो बड़ी उपलब्धि ये रही यहाँ पर बिजली की जो बहुत बड़ी समस्या थी, एक चीज जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका अगर नीतीश कुमार की लेगेसी लिखी जाएगी तो उसमें ये कहा जाएगा कि बिजली यहाँ घर घर आ गई जी, ये क्रेडिट उनको दिया जाएगा। और ये क्रेडिट मैं सभाओं में रोज देता हूँ। ठीक। लालू यादव की अगर एक क्रेडिट देनी होगी तो मैं ये कहूंगा कि उनके सामाजिक न्याय की वजह से यहाँ के गरीबों को, वंचितों को आवाज मिला, सम्मान मिला, ये बिल्कुल उनको एक क्रेडिट जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि लालू जी ने गरीबों को या सो कॉल्ड वंचितों को, समाज के पिछड़े वर्गों को अगर आवाज और सम्मान दिया तो उन वर्गों ने उनको राजा भी बनाया। लेकिन जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज और सम्मान दिया, उन वर्गों के लिए उन्होंने शिक्षा, पढ़ाई, पूंजी, कृषि की व्यवस्था नहीं की, भूमि सुधार नहीं लागू किया, बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं की, उनको रोजगार नहीं दिया। नीतीश कुमार ने बिजली की व्यवस्था की, लेकिन लोगों के हाथ में इनकम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो बिजली का क्या करेंगे? तो बिजली का बिल भी नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रशांत, जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, तब क्या आप सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के जैसे नीतीश कुमार जी के साथ थे? क्योंकि अब आप बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं प्रशांत। जब आप उनको सुनिए ना, पहले मेरा सवाल सुनिए। जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे और उनको एड और एडवाइस कर रहे थे, तब क्या प्रशांत किशोर बिहार के बदलाव के बारे में नहीं सोच रहे थे? अब सोच रहे हैं? आप लोग ये मतलब बेसिक रिसर्च भी नहीं करके आते। क्या है बेसिक रिसर्च? हाँ, जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े, हाँ, जब मैं उनकी मदद कर रहा था, तो पहली बार बिहार के इतिहास में लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन का अलग अलग घोषणा पत्र नहीं आया। मैंने बिहार में 7 निश्चय का कार्यक्रम बनवाया था। 60% बिहार का जो डेवलपमेंटल बजट था वो सिर्फ 7 बातों के लिए बनाया गया था। क्या था 7 निश्चय? पहला निश्चय था कि बिहार के हर बेरोजगार को, 18 से 35 साल के बेरोजगार को कम से कम 1000 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी, ताकि उसको मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी ना करना पड़े। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की बात कही गई है। हाँ, बिहार के सभी नालियों और गलियों के पक्कीकरण की बात कही गई है। ये जो पूरा जो पेयजल पानी की योजना चल रही है केंद्र सरकार में, उसका क्रेडिट लोग बताते हैं बिहार में सबसे पहले हर घर नल जल की व्यवस्था नीतीश कुमार के 7 निश्चय का हिस्सा थी। तो ये सब महिलाओं के लिए सुनिए मेरी बात, 33% वर्टिकल रिजर्वेशन की बात 7 निश्चय में कही गई है। अब
15 में ये बना। और इस सिर्फ मैंने 7 निश्चय नहीं बनवाया, जो आपने कहा कि आपको उस समय चिंता नहीं थी, बिल्कुल चिंता थी। ये 7 निश्चय कराया। उस समय भी 40,000 गांव में मैंने गांव गांव बढ़ चला बिहार का कैंपेन चलाकर लोगों से निकलवाया था कि भाई तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अच्छा। उसके आधार पर ये 7 निश्चय बनाए गए। उस समय भी भाजपा वाले जो विरोध में थे ये 1,50,000 करोड़ का पैकेज दे रहे थे, और हम लोगों ने 7 निश्चय का प्रोग्राम रखा था, जनता ने उसको स्वीकार किया था। 7 निश्चय के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार की जो व्यवस्था है उसमें वो ताकत नहीं है, उसमें वो मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बिहार विकास मिशन की स्थापना भी करवाई थी। लेकिन जब मैं यहाँ से छोड़कर चला गया, नीतीश जी उस पूरे एजेंडे को छोड़कर फिर जाकर भाजपा के साथ चले गए और 7 निश्चय को गटर में डाल दिया। तो आपने ये जो कहा कि बिहार की विकास की चिंता नहीं थी, बिल्कुल विकास की चिंता थी। अगर विकास की चिंता नहीं होती तो नीतीश कुमार को मदद क्यों करते? प्रशांत, एक समय था जब आपको नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। देखा नहीं जा रहा था, उन्होंने घोषणा ही की थी। और तो आप ये समझिए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जी, जो लोग आज मुझे कह रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है, ये है वो है। नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर मुझे याद है, लिटरली ये घोषणा की थी कि भाई मेरे बाद यही तो है, यही और सिर्फ सीए एनआरसी पर, सिर्फ सीए एनआरसी के मुद्दे पर मैंने वो सब कुछ झगड़ा किया था आपने, झगड़ा और आप अलग हो लात गए मार थे। के अलग हो गए थे आप। कोई यहाँ मुखिया का पद नहीं छोड़ता है जी। मैं वो सारी व्यवस्था मेरे हाथ में थी, मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि पार्टी में ये तय हुआ था कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हैं, और नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में वोट किया, मैंने तब छोड़ा है। और मुझे ये लोग बता रहे हैं कि मैं भाजपा का बी टीम हूँ। तो देखिए, सत्य की एक अपनी ताकत है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मत सुनिए, देखिए, जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए। हाँ। आज नहीं तो कल आपको दिखेगा कि ये आदमी सही बोल रहा है। प्रशांत, फिर आज है ना, निशांत अब आ गए हैं उनकी पार्टी में, ऐसी चर्चा हो रही है कि भाई अब उनके बाद उत्तराधिकारी निशांत होंगे। मगर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यू आर राइट नाउ, आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, ऑल वेरी वेल, बट यू ओरिजिनली अ स्ट्रैटेजिस्ट, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप निशांत का पार्टी में, उनके बेटे का? मैंने एक अपना जीवन में सिद्धांत रखा, मैं प्राइवेट लोगों की जिंदगी पे कमेंट नहीं। अरे भाई, अब आ गए ना पार्टी में, प्राइवेट क्या? पहले बात तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। क्या? बिल्कुल गलत है। क्या? कहाँ जदयू ने औपचारिक घोषणा की, नीतीश कुमार ने औपचारिक? अरे होली में उसको आप पार्टी में ले ही आए, औपचारिक कुछ नहीं कह रहे हैं वो लोग, मुझे पता है। पूरी तरह से आप गलत है, आपको कुछ जानकारी नहीं। भाई सुनिए प्रशांत जी, ऐसा है, पार्टी में तो वो आ ही गए हैं, आप वो ऑफिशियल तरीके से उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, उसको कोई पद नहीं मिला है, मगर आपको सब जानकारी तो आप फिर ठीक है, चलिए, आप, मैं कह रही हूँ फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप ही को जब सब जानकारी है तो फिर हमसे पूछने की जरूरत नहीं। प्रशांत, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कोई, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मैं उन व्यक्तियों पर कमेंट नहीं करता हूं जो राजनीति में नहीं है, तो मैं नीतीश जी के बेटे पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं इतना आपको जरूर कमेंट कर देता हूं कि जदयू एज ए दल का कोई भविष्य नहीं, नवंबर के बाद जदयू धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, एकदम लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको 1 मिनट के लिए माइनस कर दिया जाए इस पूरे सिनेरियो से, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर बिहार के लिए बेस्ट ऑप्शन, हम प्रशांत किशोर को 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं पूरे बड़े पेज से, आई एम डिलीटिंग प्रशांत किशोर फॉर अ मिनट, उसके बाद प्रशांत किशोर द स्ट्रैटेजिस्ट, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आपके हिसाब से बिहार के लिए बेस्ट ऑप्शन फिर कौन है, बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी कांग्रेस अलायंस? कोई नहीं, बिहार की जनता को नोटा दबाना चाहिए। मैं अपनी सभाओं में ये कहता हूँ। मैं सुनिए मेरी बात, ये बात मैं आपके आंसर में नहीं कह रहा हूँ। बिहार में जब भी लोग कहते हैं कि भैया हम तो आपको अब देंगे, पहले तो विकल्प नहीं था, इसलिए मैं उनको ये रोज डांटता हूं कि तुम कहते हो विकल्प नहीं है, नोटा था या नहीं था? नोटा क्यों नहीं दबाया? अगर नोटा दबाए होते तो गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव फोर्स टू डू द री-इलेक्शन। तो बिहार में जो 35 साल से दोनों दलों की जो हालत है, दोनों फॉर्मेशंस की, उसमें हर हालत में जनता को इन दोनों को रिजेक्ट करना चाहिए। प्रशांत, आपने उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी बनाई थी, ठीक है, इस बार बिहार में भी हम 2 लड़कों की जोड़ी बनते हुए देख रहे हैं, आपको दिख रही है वो जोड़ी? नहीं, मुझे कोई जोड़ी नहीं दिख। कोई जोड़ी नहीं दिख रही है आपको? कन्हैया कुमार और तेजस्वी की जोड़ी नहीं दिख रही? नहीं, ये मतलब कांग्रेस यहाँ पहली बात कोई फैक्टर नहीं है। हाँ। और जहाँ तक मैं राजद की थोड़ी बहुत भी राजनीति समझता हूँ, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ कभी मंच पे दिखा दीजिए हमें। एक ना शब्द बोल सकते हैं साथ में, ना एक साथ वो कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। क्यों, क्या हो रहा है वहाँ? नहीं, मुझे क्या मालूम है, मैं वो अलग अलग तरह के लोग हैं। और यहाँ पर राजद लेड
जो अलायंस है उसका एक और एकमात्र चेहरा लालू जी और उनके लड़के हैं जी, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की जगह नहीं है। जगह नहीं है, नहीं। मगर अलायंस है ना। उससे क्या होता है? अब राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी यादव को कौन यहाँ पूछ रहा है? राहुल गांधी कौन पूछ रहा है? आप कहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कोई आपने बिहार के कार्यक्रम क्या वो करेंगे, क्या मैनिफेस्टो होगा, कहाँ आपने कोई बात सुनी? नहीं मैं राहुल गांधी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना बिहार में हुई है वो फर्जी है। ये भी भूल गए कि भैया जातीय जनगणना जब हुई थी तो उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के लोग मंत्री थे। भाई ये लोगों को कौन ब्रीफ करता है? मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि भाई हम लोग तो बहुत साधारण जगह से आते हैं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं, इनको ब्रीफ करने वाले लोग हम लोगों से ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। ये लोग ये भी नहीं देखते, आके यहाँ बोल दिया जी कि जो जातीय जनगणना हम लोग अच्छा वाला जातीय जनगणना कराएंगे, जो बिहार वाला नहीं जो फर्जी है। अरे भाई जो हुआ था वो तो तुम ही तो कराए थे। इस बात का आश्चर्य बहुत लोग को हुआ था कि ये स्टेटमेंट क्यों हुआ। तो यही है ना, मतलब आप बिना सोचे समझे बोलिएगा तो यही होगा। पर आपको लगता है कि कांग्रेस का इस प्रदेश में उत्थान करने के लिए कन्हैया कुछ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाते अगर हाँ। कांग्रेस के लिए कुछ करते। वो कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कन्हैया का बस इतना इस्तेमाल कर रही है कि अभी सीटों का निगोशिएशन होने वाला है, ठीक है, तो वो पिछली बार 70 सीट उनको मिली थी। हाँ, किसी भी हालत में आरजेडी उनको 70 सीट देगी नहीं। अच्छा। तो ये अपना हाथ पांव मार रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा दबाव बना सकें आरजेडी पर कि भाई हमको नहीं दोगे तो हमारे पास भी लीडर हैं, हम भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। बाकी इनका कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहती हूँ आपको प्रशांत, ये तो अब आपके तो फिंगर टिप्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। बिहार में जो आखिरी अपर कास्ट चीफ मिनिस्टर हुआ जगन्नाथ मिश्र, नहीं, हाँ आखिरी वही थे 89-90। 35 साल से अपर कास्ट फिर कोई सीएम ही नहीं हुआ है इससे बिहार क्या में। फर्क है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि अगर ये ऐसा कुछ समीकरण बनता है, और मैं आपसे देखिए अगर मैं आपको इस सवाल में अंदर डालूंगी तो आप खींच लेंगे अपने आप को। आप तो कह भी नहीं रहे कि आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कि आप सीएम का चेहरा होंगे, कि अगर जीतेगी आपकी पार्टी तो आप सीएम होंगे। आप कुछ नहीं करें, मैं आपको हटा रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि अगर एक अपर कास्ट सीएम यहाँ आता है बिहार में, 35 साल से बिहार को एक अपर कास्ट सीएम नहीं मिला है, तो क्या कुछ बदलेगा यहाँ? क्या कुछ यहाँ की जातीय समीकरण में बदलेगा? ये बिल्कुल बेमानी सवाल है। अच्छा, किसी जाति विशेष के व्यक्ति के सीएम बन जाने से बिहार का भला नहीं होगा। पॉलिटिक्स तो यहाँ जाति को लेके होती फिर है वही ना। बात है। यूपी में हाँ, योगी जी से पहले अगर आपसे कोई कहता कि यहाँ कोई राजपूत मुख्यमंत्री फिर से बन सकता है क्या, तो लोग क्या कहते कि नहीं भाई वो तो मंडल एरा से पहले होता था, अब तो कोई राजपूत मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। ये जो सारी बात आप कह रहे हैं, ये एक हिंदी हार्टलैंड में लोगों ने लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि एक प्री मंडल एरा है, पोस्ट मंडल एरा है। पोस्ट मंडल एरा में सिर्फ सर्टेन जात के लोग ही या वर्ग के लोग ही मुख्यमंत्री या बन सकते हैं या पार्टियों का नेतृत्व कर सकते हैं। ये तो फिर वही रेट्रोस्पेक्टिव बात है। ठीक है। ऐसा सुनिए मेरी बात, यहाँ पर कर्पूरी जी सबसे बड़े अति पिछड़ों के नेता हैं और वो लड़ाई 1967-1965 में हुई थी। बिहार में ये बात 1990 और मंडल के एरा में नहीं शुरू हुई है, 1965 में ये हुआ है। इससे क्या फर्क है? कॉम्पिटेंट आदमी, काबिल व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए, किसी भी जाति का हो। आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को बड़ा घेरा वक्फ के ऊपर, है ना? आपने भी बहुत घेरा, आपने भी इतने सारे बयान दिए। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, सीएसडीएस की डेटा में देख रही थी, सीएसडीएस की डेटा के हिसाब से यहाँ ओवरवेलमिंगली मुसलमान नहीं वोट करते हैं नीतीश कुमार के लिए। फिर उनको ये कहना गया आपने खंजर भोंका, आपने ऐसा क्या क्या वर्ड्स आप लोग यूज कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, नीतीश कुमार जी, देखिए मैं एक बात बताऊं, भाजपा वाले इस तरह का एजेंडा उनका स्टेटेड है कि भाई हम ये करेंगे ही, हमारी ये विचारधारा है, हम ये करेंगे, हम 370 लाएंगे, हम सिविल कॉमन सिविल कोड लाएंगे, हम CNRC करेंगे, हम वक्त पे सुधार नया बिल लाएंगे। तो लोगों को ये पता है कि भाई ये करने वाले हैं, जो जिसको अच्छा लगे वोट दे, जिसको अच्छा ना लगे वोट ना दे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे जो लोग हैं इन पर इसलिए उंगली उठती है क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं हम इनके विरोध में हैं। बरसों तक इन्होंने जब राजनीति की तो इन्होंने कहा भाजपा सैन 3 थिंग, राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड, ये इनकी स्टेटेड पॉलिसी रही है। क्यों रही है? क्यों ये कहते हैं नहीं हम इन 3 विवादित मुद्दों पर इनके साथ नहीं है, बाकी चीज पर हम इनके साथ। ठीक है। जब ये कहते हैं तो ये क्यों कहते हैं? कहते हैं, इनका कहना ये कि आइडियोलॉजिकली विचारधारा के आधार पर हम लोहिया जेपी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और हम इस तरह का सेक्टेरियन बात नहीं कर सकते, सांप्रदायिक बात नहीं कर सकते।
तो उन वर्गों के साथ जब आप ये पूरा यू टर्न लेकर सीए एनआरसी के पक्ष में वोट कर दिए, फिर अब ये दोबारा अभी आपने वक्त के पक्ष में वोट कर दिया, तब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई तुम सही में जेपी लोहिया की बात कर रहे हो, गांधी की बात कर रहे हो कि सिर्फ ढोंग कर रहे हो। क्योंकि या तो आप कह दो कि भाई हम भाजपा के साथ हैं, हम बिल्कुल इन मुद्दों पर साथ हैं, लेकिन यहाँ ये कहना कि भाई नहीं मैं तो बिल्कुल इनके विरोध में हूं और फिर वोट उनके साथ करना। दूसरी बात, अभी के कानून पे क्यों बात उठी, क्योंकि सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने भाजपा के पक्ष में वोट किया था और हम जैसे लोगों ने पहले हमने बताया विरोध नहीं किया, पार्टी छोड़ दी। उस समय से भी ज्यादा दोष इसलिए है नीतीश कुमार का इस बार, क्योंकि पिछली बार अगर सीए एनआरसी पर नीतीश कुमार वोट नहीं भी करते तो भी भाजपा की मेजोरिटी थी, सर को कानून तो बना ही लेते। इस बार अगर नीतीश कुमार ने वोट नहीं दिया होता, अगर जदयू ने वोट नहीं दिया होता तो भाजपा की मेजोरिटी नहीं है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून को बनाए जाने का एक बहुत बड़ा श्रेय या उसका जो उसके गुनाहगार जो है वो नीतीश कुमार हैं। और वो गुनाहगार इसलिए है कि उस समाज के वर्ग को उन्होंने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई बात कही, भाई बोलो तो सही तुम्हारा स्टैंड क्या है। चुपके से जाकर यहाँ मुसलमानों के साथ बैठे हो, आपके पार्टी में मुसलमान हैं, उनसे आप वोट, आप कह रहे हैं कम वोट लेता है, कम मिले ज्यादा मिले, आप अपने पॉलिसी में, अपने विचारधारा में, पार्टी के डॉक्यूमेंट में, कार्यक्रमों में तो यही कहते हैं कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम बराबर है। आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल हम लोग विरोध में हैं। आपको नहीं लगता है कि ये पारदर्शिता लाने की, अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश है? आपको नहीं लगता है कि ये कानून नहीं, मैं आपको बता उस डायरेक्शन में काम करेगा? एक बात आप मेरे बयान सुन लीजिए। मैं वक्त के बिल का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो सही है कि गलत है, उसको सही गलत को एक बार किनारे रखिए। इसको लाया क्यों गया? क्या भाजपा सही में वक्फ के कानून को लाकर वक्फ बोर्डों चीजों को ठीक करने के लिए, एक मिनट, सुधार करना चाहती है, पारदर्शिता लाना चाहती है? अगर इसको जानना समझना है, एक बार जरा सीए एनआरसी का हवाला ले लीजिए आप। पूरे देश में आप लोगों ने, भाई अमित शाह ने कहा सीए एनआरसी इसलिए चाहिए क्योंकि मुस्लिम घुसपैठियों को, यहां से सो कॉल्ड मुस्लिम घुसपैठियों को देश से निकालना है और हिंदू शरणार्थियों पर, जिन पर बहुत बड़ा एक तरह से परेशानी जिनको झेलनी पड़ी दूसरे देशों में, उनको देश में लाकर सम्मान और जगह देनी है। ठीक है। सीए एनआरसी का विरोध हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने भी विरोध किया था, लेकिन बावजूद उसके कानून अब बन गया है। आप जरा समझिए, पिछले 3 साल में किसी ने यह सवाल पूछा कि भाई भाजपाई जो तुम लोग सीए एनआरसी लाकर देश में सारे मुस्लिम घुसपैठियों को हटाने वाले थे, उस कानून के बनाए जाने के बाद से कितने मुस्लिम घुसपैठियों को देश से निकाला गया? चलो मुस्लिम घुसपैठियों की बात छोड़ दो, ये बता दो कि कितने हिंदू शरणार्थियों को तुमने नागरिकता दे दी देश में? भाई कानून इन्होंने बनाया, कानून इसलिए नहीं बनाया कि इनको हिंदुओं से सिंपैथी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा। कानून इसलिए बनाया कि बंगाल में चुनाव में 1 करोड़ 1.5 करोड़ वोट लेना था, हिंदू मुस्लिम पोलराइज करना है, तो कानून बना दिया। ये हर साल 1.5 साल में, सुनिए मेरी बात, मुझे सीए एनआरसी पे ले जाते हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, मैं वक्त पे आ रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं करेंगे। ये जो मेहनत कर रहे हैं ये कभी कुछ नहीं करेंगे, सुधार नहीं लाएंगे। इससे ज्यादा मेहनत इन्होंने सीए एनआरसी कानून बनाने में की थी, आप जाके देख लीजिए, साल भर तक लड़ाई लड़ी। मतलब इंटेंशन पे ही डाउट है? नहीं, इंटेंशन उनका ये है कि वक्फ का कानून लाओ, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराओ, इनमें पोलराइज किए रखो, मतलब सुधारने का उनका कोई गरीब मुसलमानों का सुधार करना चाहते हैं, ऐसा भाजपा कहती है। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ पोलराइज करने की अटेम्प्ट है? मैं कह रहा हूं मुसलमानों के लिए वो क्या कहते हैं उस पर तो किसी का भरोसा नहीं है। जो उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि जो हिंदू अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में अभी परेशान हैं, उनको सीए एनआरसी के जरिए लाकर देश में नागरिकता दी जाएगी। मैं कह रहा हूं भाई तुम तो ये 2 साल से कह रहे थे, अब बता दो सीए एनआरसी कानून के बाद कितने लोगों को तुमने किया? चलिए नहीं, आप बात को आगे मत बढ़िए। आप लोग ये सवाल पूछिए अमित शाह से कि सर आप तो ये बता रहे थे कि सीए एनआरसी होगा, रजिस्टर बनेगा, सारे मुस्लिम घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा, पूरे दुनिया से जो हिंदू आप जो मुस्लिम घुसपैठी बार-बार कह रहे हैं ना, आई थिंक ये भाजपा के शब्द हैं। सुनिए ना, द एम्फेसिस वाज एक्चुअली कि हम हिंदू शरणार्थी को लाएंगे, मान लीजिए से लाएंगे, इसीलिए मैं जानता था कि ये कहेगा। अच्छा तो कितने हिंदू शरणार्थी को ले आए? हाँ, वो बात पूछी जा रही है ना, कहाँ पूछी जा रही है? अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भाजपा को पूछे जा रहे हैं ये सवाल, डेटा मांगा जा रहा है भाजपा से। कहाँ आप बात करते हैं? अभी मीडिया को घेरने लग जाते हैं प्रशांत आप भी। अगर पूछा जा रहा है बेवजह, मेरी एक मदद आप कीजिए, एबीपी का वो मुझे बाइट भेज दीजिए जिसमें किसी एबीपी के एंकर ने, पत्रकार ने अमित शाह से ये सवाल, ना
अमित शाह से ये सवाल तो पूछा होने है। दीजिए ना, होने दीजिए इंटरव्यू गया 2 अमित साल। शाह जी से, तो अरे सवाल आप लोग पूछे हर- जाएंगे। अब तो हर 6 महीने पे बुला रहे हो यार अमित शाह अरे को। बाबा, रोज आप इंटरव्यू ले रहे हो आप मतलब लोग। प्रशांत कुछ भी। चलिए, आई एम एंडिंग दिस इंटरव्यू नाउ। टेल मी माय फाइनल क्वेश्चन विद यू, एंड इट्स नॉट अबाउट यू बट रियली ये जो झगड़ा हो रहा है ना कांग्रेस और आरजेडी के बीच में चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन बनेगा, ये जो झगड़ा हो रहा है वहां पर एक यू फ्रॉम एन झगड़ा आउटसाइडर्स व्यू। नहीं कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा कोई नहीं, उनको क्लियर है कि वो तेजस्वी यादव है, इसमें क्या झगड़ा? अरे कांग्रेस तो अब अपना नहीं, दिखा नहीं, रही है वर्चस्व। नहीं, आपको नहीं। लग रहा है कि बिल्कुल गिवन कर जाएगी कांग्रेस? गिवन आज से है, हाँ? 20 साल से लालू का झोला ढो रहे हैं ये लोग। नहीं, अभी तो खींचतानी है। ये आपको लगता होगा, आपको नहीं लग रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ 30-35 साल से कांग्रेसियों ने बिहार और बिहार के लोगों का भविष्य तो बेचा आपको है लालू बताऊं, के हाथ में, अब आपको बेचा है बताऊं, तेजस्वी के हाथ आपको में। बताऊं, कन्हैया से अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। कन्हैया से किसी ने ऐसे माइक लगाया और पूछा कि आपके अलायंस के का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है? वो बिल्कुल मुंह घुमा के चला गया, एक वर्ड नहीं बोला। तो ठीक है, देखिए ना, वो बात ठीक है, हाँ। लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेस नहीं चलाते हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाते हैं। ठीक है और राहुल गांधी और गांधी परिवार जी। लालू जी के परिवार को छोड़कर बिहार में राजनीति नहीं करेगा, ये सब मुझे You जो have that समझ clarity. है। You have that clarity. ठीक है। प्रशांत किशोर, you've given a lot of time to us and Thank wishing you. you all the very best for tomorrow. Thank you. है ना? आपकी अच्छी रैली Tomorrow हो। and beyond. Tomorrow and beyond, and of course, tomorrow and beyond. Thank you. Thank you.